नीचे आता है फास्फोरस। अब भाई फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। तीनों एलोट्रॉप्स दे वेरी स्टेबल। पहला एलोट्रॉप, the first one is known as white phosphorus, second is red phosphorus and the third is black phosphorus। सेकेंड वाला हुआ रेड और थर्ड वाला हुआ ब्लैक। अच्छा एक और चीज, ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है ना, इट इज आल्सो नोन एज येलो फास्फोरस। क्योंकि होता क्या है, ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है इसे आप एटमॉस्फेयर में खुला रख दो तो इट गेट्स एक्सपोज्ड टू द इम्प्योरिटीज, और उन इम्प्योरिटीज की वजह से इसका जो व्हाइट कलर होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू येलो। तो समटाइम्स व्हाइट फास्फोरस इज इवन नोन एज येलो फास्फोरस। ये 3 एलोट्रॉप्स होते हैं फास्फोरस के, व्हाइट, रेड और ब्लैक। अच्छा अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, व्हाइट का सबसे पहले देखते हैं। व्हाइट फास्फोरस टेट्राहेड्रन शेप होता है व्हाइट फास्फोरस का। आपको पता होगा फास्फोरस एग्जिस्ट्स एज P4। कभी भी फास्फोरस एक फास्फोरस एटम की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका एग्जिस्टेंस P4 मॉलिक्यूल की तरह होता है। जैसे सल्फर एटम जो होता है इट नेवर एग्जिस्ट्स एज सल्फर एटम, वो एसिड की तरह एग्जिस्ट करता है, क्राउन शेप्ड होता है एसिड, ठीक है। उसी तरीके से जो फास्फोरस होता है इट एग्जिस्ट्स एज P4। ये जो शेप होता है दिस इज व्हाइट फास्फोरस, ऐसा एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, दिस इज व्हाइट फास्फोरस। अच्छा अब इनके हीटिंग इफेक्ट पड़ते हैं। भाई एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में जाना है, द बेस्ट पॉसिबल वे इज टू हीट इट। किसी एक एलोट्रॉप को हीट करो तो डेफिनेटली दूसरे एलोट्रॉप में वो कन्वर्ट हो ही जाएगा। अपन स्टार्ट करते हैं व्हाइट फास्फोरस के साथ। मैंने क्या किया, व्हाइट फास्फोरस लिया और उसको हीट कर दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे व्हाइट फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स थे जिनको मैंने एक साथ हीट कर दिया। अब हुआ क्या कि जैसे ही हीट किया ये जो बॉन्ड्स थे वो टूट गए। वो बॉन्ड्स जैसे ही टूटे वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गए और उन्होंने फॉर्म किया रेड फास्फोरस। ध्यान से देखो, ऐसे थे, ये भी बिल्कुल ऐसे ही था। ये जो बॉन्ड था ना ये टूट के इन दोनों के साथ कंबाइन हो गए, देख रहे हो। बाकी सारे बॉन्ड्स तो वैसे के वैसे ही थे, द ओनली डिफरेंस केम इन दोनों के बीच वाले बॉन्ड में। जो P थे ना, जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड था उसमें डिफरेंस आया, बाकी किसी चीज में डिफरेंस नहीं आया। इवन द वर्टिकल बॉन्ड रिमेन्ड द सेम, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना, एक स्ट्रेट चेन जो बनी, दैट इज नोन एज रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस था, इट वाज टेट्राहेड्रन इन शेप, उसका शेप था टेट्राहेड्रन की तरह। उसको जब हीट किया वो कन्वर्ट हुआ रेड फास्फोरस में, और रेड फास्फोरस का शेप था, भाई था तो वो भी टेट्राहेड्रन की तरह, लेकिन वो एक स्ट्रेट चेन में था। बहुत सारे टेट्राहेड्रन जब एक स्ट्रेट चेन में आ जाते हैं दैट इज नोन एज रेड फास्फोरस। अब क्या करें, अब ये तो रेड फास्फोरस एक चेन में है, इसको भी हीट करके देखते हैं, हो सकता है ब्लैक फास्फोरस बन जाए। चलो करके देखते हैं। तो हमने रेड फास्फोरस को हीट किया, देखा जाए कि क्या बनता है। तो रेड फास्फोरस को जब हीट किया तो डेफिनेटली ब्लैक फास्फोरस तो बना ही बना, लेकिन उसका स्ट्रक्चर काफी टिपिकल था ब्लैक फास्फोरस का। रेड फास्फोरस तो भाई एक स्ट्रेट चेन थी ना, जो अपना ब्लैक फास्फोरस था वो 2D लेयर थी। वो लेयर भी कैसी, जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर था। अभी तक इन सारे फास्फोरस के जो मॉलिक्यूल्स थे इनमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आया था, मगर दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाज विटनेस्ड इन ब्लैक फास्फोरस। वो भी कैसे, आइए देखते हैं। बिल्कुल बेंजीन की तरह 6 एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते गए। ये है 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 और ये भी 6, ऐसे नीचे भी थे, ठीक है। उनको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर नीचे भी था। तो ये बिल्कुल एक बेंजीन जो रिंग्स होती है ना, इनको ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि बहुत सारी बेंजीन रिंग्स एक दूसरे के साथ एक ही प्लेन में जब कंबाइन हो गई तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना एंड दिस स्ट्रक्चर वाज नोन एज ब्लैक फास्फोरस। इसे ब्लैक फास्फोरस कहा गया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि ब्लैक, रेड और व्हाइट फास्फोरस में से which is the most stable form of phosphorus,
तो द ऑब्वियस आंसर वुड बी ब्लैक फास्फोरस। क्यों भाई, ब्लैक फास्फोरस के पास डबल बॉन्ड्स हैं और चाहिए ही क्या, बाकी दोनों जो फॉर्म्स थे फास्फोरस के उनके पास डबल बॉन्ड नहीं थे, उनके पास सिंगल बॉन्ड थे, लेकिन डबल बॉन्ड किसके पास है, अपने ब्लैक फास्फोरस के पास। तो ब्लैक फास्फोरस काफी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, अब मैं थर्मोडायनेमिकली बात करता हूँ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसके आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, इन तीनों एलोट्रॉप्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कैसी है, दैट इज इनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है वो देखते हैं। ब्लैक इज मोर स्टेबल देन रेड, which is more stable than white। ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। भाई बिल्कुल देखते ही समझ में आता है, स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते ही समझ में आता है कि ब्लैक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू द डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रेड उससे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें बॉन्ड ज्यादा बढ़ गए, व्हाइट सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे कम है। लेकिन फिर भी इसको एक याद करने का तरीका होना चाहिए। लाइक लेट अस अज्यूम आप भूल गए, आप सारे स्ट्रक्चर भूल गए, आप भूल गए कि ब्लैक का स्ट्रक्चर क्या था, रेड का स्ट्रक्चर क्या था, व्हाइट का स्ट्रक्चर क्या था। सिर्फ एक क्वेश्चन आया कि भाई 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें पूछा था कि 3 एलोट्रॉप्स जो कि फास्फोरस के हैं उनमें से उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ये क्वेश्चन था। तो याद करने का या याद रखने का कोई एक अच्छा सा तरीका होना चाहिए, वो अच्छा सा तरीका है ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स होती हैं, वी नेवर कॉल देम व्हाइट एंड ब्लैक। कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखते हैं तो उसे ब्लैक पहले बोलते हैं, व्हाइट बाद में बोलते हैं, इसी चीज का यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। विद द ओनली डिफरेंस कि हम लोग इस एंड की जगह रेड बोलेंगे, तो ब्लैक रेड व्हाइट, ये हो गया अपना स्टेबिलिटी का ऑर्डर और ये अपने को बढ़िया से याद हो गया। ब्लैक इज मोर स्टेबल देन रेड, इज मोर स्टेबल देन व्हाइट, ये खत्म हो गया एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस।